कभी सोचकर देखा है कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर भाषा क्यों है? क्यों आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है अगर आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश तो बोलनी आनी ही चाहिए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश तो बोलनी आनी ही चाहिए। क्या ऐसी खास बात है इंग्लिश के बारे में? ये दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर भाषा बन गई। क्यों? ये दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज है। और इंग्लिश से पहले कौन सी सबसे ताकतवर भाषा हुआ करती थी दुनिया में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Like most languages, English has evolved through generations of speakers. Ja, wie kommt das, dass wir Deutschen da so schlecht drin sind? En Barcelona, cenando ceviche con cerveza. Picar para la festa del Mercè, 5 mesi. Beh, non è sicuramente una mia Sto Hungario, mi esta stella, kaj la lingvo kiu mi parolas. The English language is a big, beautiful mess. Few languages are as diverse and unexpected in their history. Let's begin. इतिहास में जाए ये सब शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर से, दुनिया का लार्जेस्ट एम्पायर। 1922 वह साल था जब एम्पायर अपनी पीक पर था। For 200 years, Britain was the most powerful nation in the world. From Canada to India, from Australia to Nigeria, from the Caribbean to South Africa, the British Empire once ruled over a third of the people on Earth. इस मैप को देखो, पूरी धरती पर जितने भी जमीन थी उसका 25% ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था। आप एक कॉर्नर शुरू करो तो देखोगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, अफ्रीका में ढेर सारी कंट्रीज, फिर यूके और फिर कनाडा। ये ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। एक कहावत थी, द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। और आप देख सकते हैं ये चीज सच क्यों थी। जब ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होता था तो इंडिया में ऑलरेडी सुबह हो चुकी होती थी, और जब इंडिया में सनसेट होता था तो कनाडा में ऑलरेडी सुबह हो चुकी होती थी। तो ये टोटल 450 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन थी इस ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। इतने सारे देशों पर कॉलोनाइज कर रखा था ब्रिटिश एम्पायर ने। और जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, अगर उन्हें अपना कैरियर बनाना था, अच्छी नौकरी चाहिए थी, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी जरूरी थी। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छी नौकरी करते हो, तो आपको इंग्लिश तो आती ही होगी। लेकिन तब क्या हुआ? जब ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ टूटने लगी, 1950s तक आते आते ज्यादातर कॉलोनीज को अपनी आजादी मिल चुकी थी या फिर भारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स को देश छोड़कर जाना पड़ा और देशों को आजादी देनी पड़ी। इनमें से एक देश था इंडिया। आजादी मिलने के बाद भी ज्यादातर इन कॉलोनी में इंग्लिश एक ऑफिशियल या फिर नेशनल लैंग्वेज के तौर पर बनी रही। ऐसा क्यों हुआ? अलग अलग कंट्री में इसके अपने अलग अलग रीजन थे। अपने इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन चीजों पर काफी चर्चा हुई। क्या इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंडिया में इस्तेमाल करना जाना चाहिए कि नहीं, या फिर हिंदी को ही यूज किया जाना चाहिए और हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। काफी लोग इसके फेवर में थे कि हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, लेकिन कई लोगों का मानना था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखना चाहिए। इनमें से एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मानना था कि दलित कम्युनिटी को सबसे अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में सारी कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो सारी कम्युनिटी को इक्वल रखेगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी को ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। इन्होंने एग्जांपल दिया कि ब्राह्मण ज्यादा एडवांटेज पर रहेंगे अगर संस्कृत और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। इनके अलावा कई साउथ इंडियन लीडर भी काफी कंसर्न थे इस चीज को लेकर, जिनका मानना था कि हिंदी एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है। अगर ये नेशनल लैंग्वेज बन गई तो साउथ इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेड फील करेगा। इसलिए फैसला लिया गया कि इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एट द सेम टाइम अगले 15 सालों में इंग्लिश को फेस आउट करने की कोशिश की गई, क्योंकि आजादी के वक्त इंग्लिश को एक लैंग्वेज ऑफ द करके भी देखा जाता था कि ब्रिटिशर्स ये भाषा बोलते थे, हमें इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो 1965 तक ये कहा गया कि इंग्लिश को कंप्लीटली फेस आउट कर दिया जाएगा। हालांकि पार्लियामेंट को ऑप्शन दिया गया कि पार्लियामेंट कंटिन्यू रख सकता है इंग्लिश को यूज करना। 1967 में एक अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट भी लॉन्च कराएगी एक सोशलिस्ट लीडर द्वारा कि इंग्लिश को कंप्लीटली फेस आउट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा इस मूवमेंट को साउथ इंडियन लीडर से। और ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी सही थी कि हिंदी को क्यों चुना गया, तमिल को क्यों नहीं। यही रीजन की वजह से आज के दिन इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब अमेरिका की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर कई कंट्री ने कॉलोनाइज किया था, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड, लेकिन एक मेजर हिस्सा ब्रिटेन के पास था। तो जब यूएसए को आजादी मिली ब्रिटिशर से, इन्होंने रियलाइज किया कि एक नेशनल आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है और यहाँ पर लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्होंने डिसाइड किया ये लैंग्वेज होगी इंग्लिश, जो हमारी अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट करके रखेगी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यूएसए में उस समय कई लैंग्वेज बोली जाती थी, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, लेकिन इंग्लिश को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई।
इस हद तक प्रायोरिटी दी गई कि 20वीं सदी के शुरू में कई स्टेट्स ने बैन कर दिया था फॉरेनर लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाना। ये सिर्फ 1923 में ही था कि यूएसए में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राइवेट लैंग्वेज एजुकेशन पर रिस्ट्रिक्शन को स्ट्राइक डाउन किया। अभी तक जो भी मैंने आपको कहानी बताई उससे ये तो एक्सप्लेन हो जाता है कि इन कंट्री को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था, वहां पर इंग्लिश बोली जाती थी। लेकिन दुनिया में बाकी कंट्रीज का क्या? बाकी कंट्री को तो किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो इंग्लिश बोले। फिर ये इंग्लिश बाकी दुनिया में कैसे स्प्रेड हुई? इसका जवाब छुपा है दोस्तों पिछले 50-70 सालों में। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी उसमें अलायंस कंट्री ने एक्सेस कंट्री को हराया था। अलायंस यानी ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसी कंट्री ने जर्मन, जापान और इटली जैसी कंट्री को हराया था। तो पहला तो पॉइंट यही है कि जो कंट्रीज ऐसी बड़ी वॉर जीती हैं उनका कल्चर डोमिनेट किया जाता है। तो ब्रिटेन और यूएसए में इंग्लिश बोली जाती थी, उन्होंने इसे डोमिनेट किया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएस वन ऑफ द ओनली कंट्री थी जिसने ज्यादा नुकसान नहीं सहा था। बाकी सारी यूरोपियन कंट्री जो कि डेवलप कंट्री, उनको एक भारी नुकसान सहना पड़ा। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्रैश हो गई थी। लेकिन अमेरिका में एक बड़ी इकोनॉमिक बूम देखने को मिला वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। 1950s के बाद अमेरिका एक सुपर पावर की तरह उभर कर आया अलॉन्ग विद सोवियत यूनियन। कैपिटलिज्म की मदद से अमेरिकन बिजनेसेस दुनिया में फैलने लगे। दुनिया के टॉप बिजनेसेस स्कूल इंग्लिश में पढ़ने लगे। इंग्लिश एक भाषा बनी ट्रेड और बिजनेस की। जो म्यूजिकल बैंड थे अमेरिका से, वह इंग्लिश में अपने काम को रिलीज करने लगे और दुनिया में पॉपुलर होने लगे। साथ ही साथ सेम चीज देखने को मिली फिल्म मेकर के साथ भी। हॉलीवुड फिल्में और अमेरिकन टेलीविजन सीरीज एक ग्लोबल सेंस बन गए। अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी थी इन सारे एस्पेक्ट्स में, जिसकी वजह से अमेरिकन कल्चर दुनिया में फैला। वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था इसके पीछे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अगर जर्मनी और एक्सिस पावर ने वर्ल्ड वॉर जीती होती तो शायद आज के दिन जर्मन भाषा ज्यादा डोमिनेट की जाती। शायद आज के दिन दुनिया भर में जो ट्रेड और बिजनेस हो रहे वह जर्मन भाषा में हो रहे होते, क्योंकि ज्यादातर यूरोप में जर्मन भाषा जबरदस्ती इंपोज करी जाती थी अगर अडोल्फ हिटलर की जीत हुई होती तो। लेकिन ये सिर्फ थियोरेटिकल है, एक्चुअल में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के दिन की असलियत यही है, अमेरिका और ब्रिटेन की जीत के बाद इंग्लिश एक ज्यादा ताकतवर भाषा निकली। एक लास्ट और फाइनल रीजन, 1980s और 90s के बाद क्यों इंग्लिश डोमिनेट करनी पड़ी और क्यों बाकी सारी भाषाओं को पीछे छोड़ गई? इसके पीछे रीजन है कि इंटरनेट का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी कंपनी उभर कर आई वह अमेरिका से ही आई थी, जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और एप्पल। ये सारी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी जो इंटरनेट के सारे उभर कर आई, और इसकी वजह से आज के दिन 63% सारी वेबसाइट जो इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो कंटेंट होता है वह इंग्लिश भाषा में होता है। और ऑब्वियसली इसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था और जो कीबोर्ड का और टाइपराइटर को भी पहले एक अमेरिकन ने ही इन्वेंट किया था, तो ऑब्वियसली वह अपनी भाषा में ही करेगा, इंग्लिश में ही करेगा। इसलिए जो शुरुआत में कंप्यूटर बने थे तो उन कीबोर्ड्स पर इंग्लिश के ही की स्ट्रोक्स थे, और तभी ये सारी वेबसाइट फिर इंग्लिश में बनी। ये स्मार्टफोन आने के बाद ही था कि बाकी भाषाओं में वेबसाइट और कॉमन होने लगे, और स्मार्टफोन्स के टच स्क्रीन के द्वारा और लैंग्वेज में कीबोर्ड आने लगे। स्मार्टफोन के आने से पहले बाकी अलग अलग भाषाओं में कीबोर्ड काफी रेयर होते थे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आज 2023 में इंग्लिश दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ग्लोबल भाषा बन चुकी है। लेकिन क्या इंग्लिश दुनिया की सबसे पहली ग्लोबल भाषा है? मैंने जो आपको सारी कहानी बताई वह ब्रिटिश एम्पायर के बाद शुरू हुई थी। इससे पहले क्या होता था? क्या इंग्लिश से पहले कोई और ग्लोबल भाषा रह चुकी है दुनिया में? इसका जवाब है हाँ। 2 इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी जो पुराने जमाने में काफी डोमिनेट रह चुकी है अपने टाइम में, और ये 2 भाषा है ग्रीक और लैटिन। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर का कहना है कि लैटिन एक्चुअली में दुनिया की पहली रिपोर्टेड ग्लोबल भाषा है, और ये इंग्लिश से ज्यादा समय के लिए ग्लोबल भाषा रह चुकी है। 1300 साल के लिए ये दुनिया की डोमिनेट लैंग्वेज रही थी। ये रोमन एम्पायर के समय की बात है। ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन शहरों में लैटिन एक मेन लैंग्वेज थी, लेकिन रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद लैटिन भाषा एक्चुअल में टुकड़ों में बट गई। अलग अलग रीजन में इसकी अलग अलग डेवलपमेंट होने लगी, जिसकी मदद से आज के दिन कई भाषाएं निकली हैं। आप हैरान हो जाओगे जानकर, स्पेनिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच और इटालियन, ये 4 काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बोलने वाली भाषाएं, ये सारी लैटिन से ही निकल कर आई। दूसरी तरफ अगर एशिया की बात की जाए, एशिया में अरेबिक, चाइनीज और पर्शियन यानी कि फारसी डोमिनेट लैंग्वेज रही थी। 15th सेंचुरी के अराउंड की बात कर रहा हूँ। आप जानते ही होंगे मुगल एम्पायर, जैसे कि अकबर फारसी में बात करा करते थे। और क्या आप जानते हैं कि लेट 1800 के अराउंड कुछ लोगों ने सोचा कि आज के दिन जितनी भी भाषाएं दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वह कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट भाषाएं, तो एक ऐसी भाषा हम बनाते हैं जिसकी मदद से दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, जो किसी एक देश की भाषा ना हो, जो किसी एक रीजन की भाषा ना हो, बल्कि दुनिया की एक ग्लोबल लैंग्वेज हो। ऐसे जन्म हुआ दोस्तों एस्पेरांटो भाषा का, एक ऐसी भाषा जो बनाई गई थी एक पोलिश इंसान के द्वारा 1987 में। और ऑब्वियसली आप गैस कर ही सकते हो
कि ये भाषा इतनी सक्सेस क्यों नहीं रही। आज के दिन फिर भी एस्टिमेट किया जाता है कि करीब 1 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में लोग इस एस्पेरांटो भाषा को बोलते हैं। एक चीज जरूर है, ये भाषा सीखनी बहुत आसान है। जिसने भाषा बनाई थी उसका दावा है कि इसकी ग्रामर को सीखने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा। अगर आपको कोई भी यूरोपियन भाषा आती है, स्पेनिश, पोर्चुगीज, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, इनमें से अगर आपको कोई भी भाषा आती है तो ये भाषा आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन से बनाई है। और बनाते वक्त इसने ये एंश्योर किया है कि इसकी ग्रामर जितनी सिंपल हो सके उतना ही सिंपल बनाई है। जो चीजें जैसी लिखी जाती हैं वो वैसे ही प्रोनाउंस की जाती हैं, और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करके नए वर्ड बनाने बहुत आसान है। तो जो वोकैबुलरी है इसमें वह इतनी बड़ी नहीं है, आप बड़ी आसानी से नए शब्द सीख सकते हैं। इसमें 28 अल्फाबेट्स हैं। अगर आप इसे इंग्लिश से कंपेयर करोगे तो इसमें Q, W, X, Y जैसे अल्फाबेट ही नहीं है। इन्हें लगा कि ये थोड़े यूजलेस से अल्फाबेट हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इन्हें हटा दिया जाए और इनकी जगह कुछ और ऑल्टरनेटिव अल्फाबेट, ऐसी साउंड्स जो इंग्लिश में नॉर्मली सिग्निफाई नहीं करी जाती, किसी एक स्पेशल अल्फाबेट के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही अगर और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।